नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप देख रहे हो शिवम सर मैकेनिकल और मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आज हम शुरू करने वाले हैं 30 मिनट 30 क्वेश्चंस का जो सीरीज है उसका पार्ट 7। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। रेस्ट सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं आप सभी लोगों को। आज के जो सेशन में क्वेश्चंस होंगे वो आपको लगेंगे कि हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ है, जैसे आजकल आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, लेकिन वही क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं उसमें सबसे ज्यादा होंगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ध्यान से उनका आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इजंट एप्लीकेबल व्हेन फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू और ओल्ड। ओके, अब यहां पर फ्रिक्शन लाइनिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आता है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, राइट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। ओके, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला होगा यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है ना, न्यू लिखा हुआ है, या फिर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। मेरे लाल, मेरे साथी, मेरे यार, यहां पर ही आप लोग गलती करेंगे। इनमें से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों गलत हैं, राइट। अब क्यों गलत है इसके बारे में समझ लीजिए। कह रहे कौन सा फॉलोइंग मतलब फॉलोइंग थ्योरी है इजंट, इजंट कहने का मतलब होता है इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू और ओल्ड। जब फ्रिक्शन लाइनिंग न्यू हो या पुरानी हो तो कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म टॉर्क थ्योरी, ठीक है। क्योंकि हम प्रेशर ऑफ वियर के बारे में तो बात करते हैं, हम टॉर्क थ्योरी के बारे में नहीं बात करते। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इट इज सेइंग दैट two processes isobaric and isochoric are represented on TS diagram. Okay, they are starting from the same point. Okay, out of these process which shall have higher slope. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है मैं यहीं पे ही बता देता हूँ। क्वेश्चन कहना चाहता है कि भैया टीएस डायग्राम है। ओके, बहुत अच्छी बात है। एक ही पॉइंट से एक प्रोसेस आ रही है आइसोकोरिक, एक प्रोसेस आ रही है आइसोबैरिक। कैसे पता चलेगा कि ये जो आप लोगों ने 0 पॉइंट से स्टार्ट करा है, ये जो दो प्रोसेस है इनमें से कौन सी आइसोकोरिक होगी, कौन सी आइसोबैरिक होगी। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज जो भी प्रोसेस या फिर जो भी लाइनिंग आपको दिख रही है जिसमें सबसे ज्यादा स्लोप होगा वो आइसोकोरिक होगी, और जिसमें स्लोप कम होगा वो आइसोबैरिक होगी। आइसोकोरिक कहने का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट और आइसोबैरिक कहने का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो उसमें से करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, दैट इज जिसमें सबसे ज्यादा स्लोप है, विच शैल हैव हायर स्लोप। आइसोबैरिक नो, बोथ हैव सेम स्लोप, नो। आइसोकोरिक ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा था मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नॉन फेरस मेटल इज नॉट। ओके, अब देखिए इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से देख करके तुरंत लग रहा है कि अच्छा नॉन फेरस मेटल के बारे में एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, जिंक, आयरन क्या लिखे हैं, है ना। अब देखो उन्होंने बोला नॉन फेरस मटेरियल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आयरन नहीं हो सकता। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरफेरेंस फिट। अब इंटरफेरेंस फिट क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट कहने का मतलब हो जाता है जब आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबिलिटी ना फील हो रही हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग टी शर्ट पहनते हो लार्ज साइज की और मैं आपको गिफ्ट में दे दूं स्मॉल साइज, तो स्मॉल साइज के अंदर आपको बड़ा कंजेस्टेड सा फील होगा ना। तो इंटरफेरेंस फिट यही है, जब आपको कंजेस्टेड सा फील हो, जब आप कंफर्टेबल फील ना करें, जब आप बहुत बना बना सा फील करें, जब आप बाउंडेड फील करें, जब आप श्रिंक फील करें, तो हम इसे इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है श्रिंक फिट। मुझे ऑप्शन नंबर ए पे ही दिख रहा है, क्लियरेंस, स्लाइडिंग, रनिंग ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेक्शन मॉडुलस जेड ऑफ अ बीम डिपेंड्स ऑन। तो सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि सेक्शन मॉडुलस किस काम में आता है। मेरे लाल हमेशा याद रखिएगा जो सेक्शन मॉडुलस है ये आप लोगों को बताता है स्ट्रेंथ के बारे में। किसके बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में। सेक्शन मॉडुलस से हम लोग स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा मेजरमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बीम डिपेंड्स ऑन, है ना, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्रॉस सेक्शन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द क्रॉस सेक्शन, वेट ऑफ द बीम, ओनली ऑन द लेंथ ऑफ द बीम, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मैंने आपको बताया था जब हम Z के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होता है, आई सेक्शन का, फिर उसके बाद होता है टी सेक्शन का, फिर उसके बाद होता है रेक्टेंगल का, फिर उसके बाद होता है स्क्वायर का, फिर स्क्वायर के बाद किसका हो जाता है मेरे लाल, सर्कल का, और सर्कल के बाद फिर किसका होता है, रोम्बस का, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन ही तो है, टी क्रॉस सेक्शन, आई क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी चीजें राइट क्रॉस सेक्शन के ऊपर ही तो बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन कह रहे हैं इन अ लोअर पेयर ऑफ द लिंक्स देयर इज अ कांटेक्ट। कौन सा कांटेक्ट होता है? तो देखो पॉइंट और लाइन कांटेक्ट जब भी कभी आपको दिखाई दे तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? हायर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाल? इस तरीके के कांटेक्ट से बनने वाले पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? हायर पेयर। और जब भी कभी एरिया हो या फिर यहां पर सरफेस कांटेक्ट हो, क्या बोला मैंने? एरिया कांटेक्ट और सरफेस कांटेक्ट, इस तरीके के कांटेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर पेयर बोलते हैं। ठीक है, लोअर पेयर बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बेल्ट एंड पुली, है ना? बेल्ट और पुली वाला जब भी कभी एग्जांपल आता है हम उसे हायर पेयर बोल देते हैं, बट वो एक हायर पेयर नहीं है, एक तरीके से रैप कर रहा है पुली को, इसलिए वो रैपिंग पेयर में आ जाता है। जब आप लोगों ने देखा होगा आप सिटकिनी बंद करते हो तो सिटकिनी के बीच में जो सिलेंड्रिकल पेयर बन रहा है वो भी रैपिंग के तरीके से यूज होता है। तो बहुत सारे इसके डिफरेंसेस होते हैं, कभी हम लोग डेप्थ में चलेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है एलवीडीटी इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों में से काफी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन एलवीडीटी है क्या? एलवीडीटी को हम लोग बोलते हैं गाइस लीनियर, वी से वेरिएबल, वेरिएबल, डी से डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, और टी से ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, व्हाट इज एलवीडीटी? बता सकते हो, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है सर जी, मान गए। करता क्या है? ये बेसिकली लीनियर मेजरमेंट को, ये एक तरीके का सेंसर है ना? याद रखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता भी रहा हूं। सेंसर, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट से जब मैं गूगल मीट पे बात करता हूं तो उन्होंने बोला सर इन डेप्थ पे चलते हैं, थोड़ा और सीखते हैं, और सीखते हैं, मजा आएगा। जरूर मेरे लाल सीखते हैं। तो एक तरीके का क्या है मेरे लाल? ये एक तरीके का सेंसर है। ये क्या करता है? ये आप लोगों की लीनियर मेजरमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे बदल देता है। लीनियर मेजरमेंट को, ठीक है, मेजरमेंट को क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे बदल देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे। याद रखिएगा। ठीक है, अब आप लोग ऑप्शन में से देखो कि लीनियर मेजरमेंट किस में दिख रहा है मेरे लाल? रफनेस में नहीं दिख रहा, प्रेशर में नहीं, स्पीड में नहीं। देखो स्पीड हो सकता है लेकिन ये मेजरमेंट नहीं होगा ना, ये तो फिर लीनियर स्पीड है ना? तो डिस्प्लेसमेंट एक लीनियर मेजरमेंट पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पे लगाइएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड इट इज सेइंग दैट, ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चीज को देखते हैं और थोड़ा सा इसको सीखने की कोशिश करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट डैश इज अ सिलिंड्रिकल रॉड थ्रेडेड एट बोथ द एंड्स एंड लेफ्ट प्लेन इन द मिडल। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक सिलिंड्रिकल रॉड है ऐसे, ठीक है, इस तरीके की रॉड में जो थ्रेड्स हैं वो एंड पे बने हुए हैं और दोनों एंड पे बने हुए हैं। इसको बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके के चीजों को हम लोग फास्टनर भी बोलते हैं, है ना? जब कभी गीजर वीजर लगाने आता है तो इस तरीके की वो नट बोल्ट्स लेकर के आता है। ये दोनों साइड में थ्रेड्स होती हैं और बीच में सिलिंड्रिकल होता है, राइट? इस तरीके की जो आप लोगों का सिलिंड्रिकल रॉड होती है इसे हम लोग स्टड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टड बोलते हैं, ना? अब अगली बार से तुम्हें कोई स्टड बोले तो बता देना, आई एम नॉट स्टड। Which of the following is the dimensionless quantity? इनमें से कौन सी dimensionless quantity है? स्पेसिफिक वेट आपकी dimensionless quantity नहीं होती है। स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी इसको हम कहते हैं रो जी। स्पेसिफिक मास, इसमें भी kg है, 1 kg, है ना? स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं मेरे लाल? स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी डिनोट किससे करते हैं? एस से करते हैं। यही आपकी जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम ब्रेक्स डाउन अंडर बॉइलिंग, वेपराइजेशन, सॉलिडिफिकेशन, नन। आंसर होगा इसका नन। भाई साहब कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम आप लोगों का ना बॉइलिंग में ब्रेक होता है, ना वेपराइजेशन में ब्रेक होगा, ना सॉलिडिफिकेशन में ब्रेक होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम ब्रेक होता है जब जहां पर आपका जो मीन फ्री पाथ है वो सिस्टम के डिस्टेंस, सिस्टम पाथ से बहुत ज्यादा हो जाए, तब आप लोगों का ज्यादा हो जाए, इक्वल हो जाए, तब आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम ब्रेक होता है। बट यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा।
कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम ब्रेक होने के जो एग्जांपल्स है मैं आपको दे सकता हूँ, रेरिफाइड गैस फ्लो थ्योरी, राइट, वैक्यूम, इन सब में आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम ब्रेक होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, एज वी नो न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, सो ऑन व्हिच लॉ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर बेस्ड। देखो जब भी कभी मैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में बात करूंगा तो इसके लिए जो लॉ है उस लॉ का नाम है पावर लॉ। क्या नाम है? पावर लॉ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ इक्वल्स टू टाउ नॉट प्लस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ du अपॉन dy टू द पावर n। ये है आप लोगों का पावर लॉ। हाँ दिख रहा है बिल्कुल न्यूटोनियन फ्लूइड के जैसा, लेकिन थोड़ा सा फेरबदल करके नॉन न्यूटोनियन के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, इफ देयर आर n नंबर ऑफ द डिस्क ओके ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट एंड n2 डिस्क ऑन द ड्रिवन शाफ्ट इन अ मल्टीपल क्लच, ओके मल्टीप्लेट क्लच नॉट मल्टीपल क्लच, देन द नंबर ऑफ द पेयर्स ऑफ द कांटेक्ट इन द सरफेस विल बी। तो भैया देखो मान लो 3 है, 3 क्लच है, तो पेयर कितने बन रहे हैं? पेयर कितने बन रहे हैं? 2। मान लो 5 क्लच है, 3 2 5, तो पेयर कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। मान लो 7 क्लच है, तो पेयर कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्लच प्लेट जितनी होंगी उससे एक कम में पेयर बनेगा। हमारे पास एक है N1 और टोटल और कितने हैं? N2 भी है मल्टीप्लेट में, तो N1 प्लस N2 टोटल जितना आएगा उससे एक कम कर दो, इतना पेयर बनेगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, N1 प्लस N2 काट दो, N1 प्लस N2 माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द shear थिनिंग मटेरियल। शेयर थिनिंग मटेरियल क्या होता है मेरे लाल? देखो एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ। शेयर थिनिंग मटेरियल कहने का मतलब जिसको आप बाय द टाइम थोड़ा सा पतला कर सको बिना कुछ पानी मिलाए, बिना ही किसी चीज के, मतलब धीरे धीरे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा जब भी कभी गाइस हम लोग यूज करते थे कोविड के टाइम पे एक सैनिटाइजर आता था, वो पहले थोड़ा सा मोटा होता था लेकिन हाथ में डालते हुए बिल्कुल पानी हो जाता था, दैट इज शेयर थिनिंग, है ना। इसी तरीके से शुगर सिरप आपका पतला होता है? बिल्कुल नहीं होता। टूथपेस्ट बिल्कुल भी नहीं, ड्रिलिंग मड बिल्कुल भी नहीं, योगर्ट दही, दही को लेकर के मत दो तो क्या बन जाती है? लस्सी, है ना, थिन हो जाता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब द राइज और द फॉल ऑफ अ लिक्विड विल बी। बहुत बढ़िया। इसमें देखो आंसर में इंक्रीजेस ड्रास्टिकली या डिक्रीजेस ड्रास्टिकली बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो गाइस यहां पर याद रखिएगा 6 mm या उससे कम में आप लोगों को कैपिलरी राइज और फॉल दिखाई देगा, और ये डिपेंड करेगा आप लोगों का लिक्विड के ऊपर। यहां पर जैसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि भैया साइज ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, है ना, तो साइज ऑफ द कैपिलरी ट्यूब को अगर आप बढ़ाओगे तो यहां पर सभी को लगता है कि डिक्रीज होगा, क्योंकि कैपिलरी एक्शन आप लोगों का कब होता है? जब आप लोग ट्यूब के साइज को कम करो। अब यहां पर इन्होंने ट्यूब के साइज के साथ नहीं खिलवाड़ करा है, इन्होंने थिकनेस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब को बढ़ाया है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, ये ऐसे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस थिकनेस को बढ़ा दिया, ये ऐसे, ये देखिए। तो क्या साइज में कोई चेंज हुआ? नहीं, ये तो थिकनेस बढ़ा रहे हैं ना, साइज तो पहले से ही सेम है। और अगर साइज सेम है तो क्या इसमें कोई कैपिलरी फॉल या राइज होगा? नहीं होगा, रिमेन सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन के पहले एक मोटिवेशन है और वो बहुत बढ़िया सा मोटिवेशन है। कहता है सम पीपल वांट इट टू हैपन, सम विश इट वुड हैपन, बट अदर्स मेक इट हैपन। अब आप ये बताओ कि आप किस में आते हो? आप किस में आते हो? आप सिर्फ चाहते हो या सिर्फ विश करते हो, या फिर आप लोग इसको पॉसिबल करते हो, यू जस्ट मेक इट हैपन? आप किस कैटेगरी में आते हो जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ड्यूरिंग द स्मूथ फ्लो ऑफ द वाटर बबल फॉर्मेशन विल अकर एट। देखो स्मूथ फ्लो में वाटर बबल जब भी कभी अगर बन रहा है तो वाटर बबल कब बनता है? जब आपका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर से। तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर से काट दो, वेपर प्रेशर ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर से, सही है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेट पोलैरिटी इन द आर्क वेल्डिंग इज ऑब्टेन्ड विद। देखो स्ट्रेट पोलैरिटी कहने का मतलब है कि ये होती है आप लोगों की इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये होता है आपका वर्कपीस, ठीक है, ये क्या होता है आप लोगों का? वर्कपीस। अब स्ट्रेट पोलैरिटी के बारे में बात कर रहा है कि भैया स्ट्रेट पोलैरिटी क्या होगी। तो देखो इलेक्ट्रॉन यहां से कहा यहां जंप करता है, मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। आप पढ़ लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट काट दो,
डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड विद इलेक्ट्रोड बीइंग पॉजिटिव काट दो, डायरेक्ट करंट ऑफ द इलेक्ट्रोड विद इलेक्ट्रोड बीइंग नेगेटिव, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है एट प्रेशर 221.2 बार द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर विल बी। क्या बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछने का तरीका डिफरेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होगा 221.2 बार में होता क्या है। 221.2 बार एक ऐसा प्रेशर है जहां पर आप लोगों को क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है मेरे लाल? क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है, और इसी क्रिटिकल पॉइंट पे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। पूछने का तरीका है, बस ये समझो। इन डेप्थ नॉलेज इस तरीके से आप लोगों की बढ़ेगी जब आपको पता हो कि क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यूज भी क्या क्या होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टीम फ्लो थ्रू अ नोजल इज कंसीडर्ड एज। अब देखो स्टीम फ्लो थ्रू अ नोजल, जब भी कभी मैं नोजल के बारे में बात करता हूं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मुझे हमेशा से याद आ जाती है। इसमें ना ही वर्क डन होता था और ना ही आप लोगों का हीट ट्रांसफर होता था। तो अब ऑप्शन देख लेते, कह रहा है कांस्टेंट फ्लो वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम फ्लो नहीं होता है ना, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा प्रेशर डिक्रीज करेगा, है ना। वॉल्यूम जो है, जब मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम फ्लो की, अब स्टीम फ्लो नोजल के बारे में है तो गलत हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं बोल सकता। ये मैं कब बात करूंगा? जब मैं यहां पर लिक्विड के बारे में बात करूंगा तो हो सकता है। स्टीम है तो स्टीम कंप्रेस हो सकती है ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं आएगा। जो मैंने बोला वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम नहीं इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर फ्लो नहीं होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। एडियाबैटिक फ्लो ये हो सकता है। आइसोथर्मल नहीं होगा, टेम्परेचर में भी चेंजेस होंगे, बट हीट ट्रांसफर कांस्टेंट होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा था फॉलोइंग साइकिल इज यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन। एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन कहने का मतलब है कि रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन में जितनी भी साइकिल होती हैं या तो वो रिवर्स में लगाई जाती हैं, भाई रिवर्स कैरनॉट साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, है ना, या फिर आप लोग उसको देखेंगे वो गैस लिक्विफिकेशन है, इन सब में यूज होती है। अब आप लोगों ने एयरक्राफ्ट के बारे में बात करी है, ब्रेटन नहीं होगा, ऑटो नहीं होगा, कैरनॉट नहीं होगा, ये देखो रिवर्स, रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल विल बी द करेक्ट आंसर। रेफ्रिजरेशन में मोस्ट ऑफ द साइकिल्स आपकी रिवर्स्ड हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है व्हेन टू डिफरेंट गैसेस सडनली मिक्स अप विद ईच अदर देन द रिजल्टेंट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी। अब भैया दो गैसेस आप लोगों की क्या हो रही है? मिक्स हो रही है, राइट। अब जब दो गैसेस आप लोगों की मिक्स होंगी गाइस तो क्या होगा? आपकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। आप लोग ये समझ लो एंट्रोपी कैन नेवर डिक्रीज, है ना, इधर इट कैन बी कांस्टेंट और इट विल इंक्रीज, इट विल नॉट डिक्रीज। कैसा भी एग्जांपल आ जाए, या तो कांस्टेंट होगी या फिर इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन और सुनो, और एक चीज बता दो, जितनी भी प्रैक्टिकल प्रोसेस है, प्रैक्टिकल जितनी भी प्रोसेस हो सकती हैं जो तुम एक्चुअली में देख रहे हो, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, फ्रिक्शन, ये सारी चीजें, सब में एंट्रोपी बढ़ेगी, है ना। तो ये जितने भी आए उसमें हमेशा याद रख लेना एंट्रोपी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर को जो कंट्रोल किया जा रहा है कार्बोरेटर से किया जा रहा है, दैट इज घनघोर गलत आंसर। कार्बोरेटर आंसर मत देना, यहां पर मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग होती है। गवर्नर से एयर फ्यूल मिक्सचर को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोलिंग बेसिकली गवर्नर से होता है, कितना फ्यूल देना है, कितना क्या करना है ना। तो एयर फ्यूल मिक्सचर का जो रेशियो है, राइट, वो कहां पे कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल करते हैं गवर्नर पे। कार्बोरेटर पे तो मिक्सिंग होती है, कार्बोरेटर के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है, गवर्नर के पास दिमाग है। जिसके पास दिमाग होता है वही कंट्रोल करता है, जिसके पास दिमाग नहीं होता वो कंट्रोल कभी नहीं करेगा। इस तरीके से दिमाग में रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंजन पिस्टन्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय बिकॉज ऑफ इट। देखो गाइस, जब भी कभी हम पिस्टन बनाते हैं तो पिस्टन बनाने का हमारा सबसे बड़ा रीजन ये है कि भैया इसको स्लाइड करना है और रेसिप्रोकेशन में स्लाइड करना है, और कितनी ज्यादा देर तक, कितना जल्दी जल्दी स्लाइड करना है। तो इसके लिए अगर इसमें हम लोगों ने इसमें वजन डाल दिया, अगर हमने इसे हैवी कर दिया, तो फिर हमारी एनर्जी तो इसकी स्लाइडिंग में ही, रेसिप्रोकेशन में खत्म हो जाएगी। तो हमारा जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि हम अपने जो पिस्टन है उसको लाइटर बनाएं, राइट। तो लाइटर बनता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर जी वियरलेस होगा, एब्जॉर्ब शॉक होगा। शॉक ऑफ एब्जॉर्ब करने के लिए पिस्टन नहीं बना भाई। पिस्टन के ऊपर तुम शॉक डालो वो तुरंत ही कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ट्रांसफर कर देता है। जस्ट लाइक कॉपर वायर, कॉपर वायर हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है लेकिन बेस्ट कंडक्शन मटेरियल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन आया तुरंत ट्रांसफर, राइट।
है ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ द सरफेस टेंशन आर। सरफेस टेंशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैं इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं और लेंथ का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स इंटू लेंथ दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से आपको क्या मिल जाता है, वर्क डन मिल जाता है, राइट। और लेंथ इंटू लेंथ से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, मीटर स्क्वायर। वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। और नीचे आपको लेंथ इंटू लेंथ से क्या मिल जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो या तो आपको सरफेस टेंशन की यूनिट मिलेगी जूल पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप लोगों को सरफेस टेंशन की यूनिट मिलेगी न्यूटन पर मीटर। जो भी ऑप्शन में दिखाई दे ताला लगाओ, आगे बढ़ जाओ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर काट दो, जूल पर मीटर काट दो, जूल पर मीटर स्क्वायर, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ अ सर्कुलर चैम्बर इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द केसिंग एंड द इम्पेलर देन द केसिंग इज नोन एज। देखो गाइस, ये कोई क्वेश्चन बना नहीं था, ये जबरदस्ती के क्वेश्चन बनाए हुए कहलाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इन्होंने क्या करा है, सर्कुलर चैम्बर को सिर्फ और सिर्फ केसिंग और इम्पेलर के बीच में लगाया, और वो इसलिए लगाया ताकि आपको वॉर्टेक्स फ्लो मिल सके, और इसीलिए इस तरीके की केसिंग को हम क्या बोलते हैं, वॉर्टेक्स केसिंग बोलते हैं, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट द रेडिएटर कूलिंग ट्यूब्स आर जनरली मेड अप ऑफ। अब देखो, रेडिएटर कूलिंग ट्यूब्स आप किसकी बनाओगे, एल्यूमिनियम की बिल्कुल नहीं, रबर की बिल्कुल नहीं, प्लास्टिक की बिल्कुल नहीं, मतलब नन ऑफ द अबव। यूजुअली जो रेडिएटर कूलिंग ट्यूब्स बनाई जाती हैं वो किसकी बनाई जाती हैं, कॉपर की बनाई जाती हैं, याद रखिएगा, इसका आंसर कॉपर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्यूजिबल प्लग्स इन द बॉयलर आर मेड अप ऑफ। अब देखो, फ्यूजिबल प्लग जब हमें बनाना है तो यहाँ पर देखो स्टील, कास्ट आयरन, टाइटेनियम, ये हाई टेम्परेचर इनका रहेगा, कितना रहेगा, हाई टेम्परेचर भी ये झेल सकते हैं, इसलिए हम लोग इसका फ्यूजिबल प्लग नहीं बनाएंगे। फ्यूजिबल प्लग उस मटेरियल का बनाया जाता है जो एक लिमिटेड टेम्परेचर पे अपने आप ही मेल्ट आउट हो सके। तो ये जो है, इसके लिए जो ब्रास है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रास होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निकल इज डैश मटेरियल। अब देखो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन में तो बहुत सारे ऑप्शन है, डाइलेक्ट्रिक, फेरोइलेक्ट्रिक, फेरोमैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक। बेसिकली निकल एक तरीके का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, राइट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर जी ये डाया और फेरो का मतलब क्या है। देखो गाइस, जब भी कभी हम डाया का मतलब समझे तो डाया का मतलब होता है दूर आना, मतलब दूर जाना। क्या होता है, दूर जाना। और जब भी कभी मैं फेरो की बात करूंगा तो फेरो का मतलब होता है पास आना, ठीक है, पास आना। जब भी कभी अट्रैक्शन फील हो, जब भी कभी अट्रैक्शन फील हो तो मतलब वो फेरो है, और जब भी कभी रिपल्शन फील हो तो वो डाया है, समझ लीजिएगा। तो यहां पर क्या कह रहा है, फेरोमैग्नेटिक, मतलब कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी ये अट्रैक्टिव मैग्नेटिज्म दिखाएगा, तो निकल ऐसा करता है, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। डायामैग्नेटिक मटेरियल कहने का मतलब जो दूर दूर हो, आपस में रिपेल करे, है ना। फेरो इलेक्ट्रिक कहने का मतलब क्या होगा, जिसको बहुत ही जल्दी तुम पोलराइज्ड कर सको, है ना, बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी फ्लो हो और हम इसकी पोलैरिटी भी चेंज कर सके, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कहने का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ना ही फ्लो, है ना, दूर जाए, नहीं फ्लो होगा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है डाइज एंड ग्रिल्स एंड टैप्स कंटेन। देखो, अगर मैं डाइज के बारे में बात करूं या ग्रिल्स के बारे में बात करूं, टैप, नल की टोटी के बारे में बात करूं, इसमें क्या होगा, कार्बन परसेंटेज को मुझे मोर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मटेरियल आप लोगों का या तो कटिंग में यूज होगा या फिर कास्टिंग में यूज होगा, इस तरीके की चीजों में। तो 0.4% कार्बन कम हो जाएगा, 0.8% कार्बन भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बिलो लिखा हुआ है, मुझे कार्बन परसेंटेज ज्यादा चाहिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अबव 0.9%। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं हो रहा। मेरे लाल, इसमें समझना, इन्होंने लिखा हुआ है अबव 2.5% कार्बन, बट जरूरी नहीं है कि 2.5% पे जाओ, क्योंकि 2.5% के बाद आप लोगों को क्या मिल जाता है, कास्ट आयरन मिलता है। कास्ट आयरन एक तरीके का ब्रिटल मटेरियल है, और ब्रिटल मटेरियल अगर मिल गया हमें तो मेरे लाल फिर कैसे तुम इसमें डाइज बनाओगे, ग्रिल्स बनाओगे, राइट। इसके लिए हम लोग अबव 0.9% पे जाएं, है ना, 1.3 1.4% पे आपको बढ़िया मटेरियल मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द चिजल्स आर जनरली मेड अप ऑफ व्हिच स्टील। देखो गाइस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चिजल के बारे में अगर मैं बात करूं तो चिजल क्या होता है, एक तरीके का रबिंग के काम में आता है, एक तरीके का शेप देने के काम में आता है ना, इसे चिजल भी बोलते हैं, जिसमें तुम होल्ड करते हो,
अपने मटेरियल को, है ना, फिर रब करते हो दैट इज चिजल, है ना। ये किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, मतलब हाई कार्बन स्टील कहने का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 1.2-1.3% कार्बन परसेंटेज, है ना, ऑन अ स्टील। ये बहुत होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कह रहा है 1841 हाई स्पीड स्टील कंसिस्ट ऑफ। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत देखा होगा, राइट, लेकिन याद नहीं रहता है कि सर जी इसमें से आंसर क्या होगा। अभी अगर मैं देखूं तो उसमें से कौन सा आंसर है, कोई भी नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसको याद रखिएगा, होंडा की एक कार आती थी जिसको हम क्या बोलते हैं, WRV, है ना। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे हमारी जो गाड़ी बनेगी वो कैसी बनेगी, WCRV बनेगी, WCRV, राइट। मतलब 18% आपका वेनेडियम टंगस्टन, देन आपका 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम होना चाहिए, राइट। तो यहां पर इस तरीके से जब लिखा होगा तब आप इसको मानोगे कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस आप सभी लोगों को मैंने बताया हुआ है कि मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे सब जगह मिल जाऊंगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सर्च करनी है, दैट इज शिवम सर मैकेनिकल। शिवम सर मैकेनिकल आप लोग सर्च करिए, आपका जो चैनल भी है यूट्यूब चैनल वो भी शिवम सर मैकेनिकल का है। आप इसी को ही सर्च करोगे, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैंने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया, शिवम सर मैकेनिकल, कहीं पे भी सर्च करो आपको मिल जाएगा। आप उसको जाकर के ज्वाइन भी कर सकते हो। और आप लोगों को जो क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, अगर आज का क्वेश्चन में थोड़ा सा डेप्थ तक आप गए थे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ में आप मुझे एक चीज और भी बताना कि सेशन में जो मैंने थोड़ा सा फेरबदल कराया है, थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, क्या उससे आप लोगों की थिंकिंग एबिलिटी में थोड़ा सा चेंजेस आए, थोड़ा सा लगा कि हाँ यार ऐसे भी मैं सोच सकता हूँ। अगर लगा हो तो सेशन के बाद जो कमेंट बॉक्स है उसमें गुलाबी दिल जरूर छोड़ना। मिलेंगे फिर हम बाद नेक्स्ट सेशन में, और इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया तैयारी करेंगे। और अगर आप लोगों का कोई भी थॉट है या फिर कोई विश है जो मैं इस चैनल के थ्रू आपके साथ पूरी कर सकता हूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। याद रखिए, वो आपका सिर्फ कमेंट बॉक्स नहीं, वो आपका विश बॉक्स भी है, जिसकी सारी विशेस मैं हमेशा पूरी करने की कोशिश करूंगा। आई बिलीव आपका सेशन, आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो गुलाबी दिल से लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में गुलाबी दिल जरूर छोड़ना, और इसको शेयर जरूर करना। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता है फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।